हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडोटैब। इस सेशन में हम विजय बैच डे 18 का जो हमारा GS3 का सेशन है वो करने वाले हैं, जहां पर हम मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम 4 क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे, किस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो, जो कि 2 क्वेश्चंस उनमें से होंगे 4 मार्क्स के और एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, जो कि हमारा HAS का मेंस एग्जाम का पैटर्न होता है। तो GS3 के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। डे 18 के सेशन के लिए आई होप आप लोग तैयार हो। तो यहां पर हम सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन क्वेश्चंस को हम हमारे 3 स्टेप फॉर्मूला के थ्रू आंसर करते हैं, जहां पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन में होता है ये समझना कि कीवर्ड या वहां पर डायरेक्टिव वर्ड क्या दिया हुआ है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में आप यहां पर देख सकते हो डिस्क्राइब दिया हुआ है, तो इस तरीके के जो डायरेक्टिव वर्ड्स है उनको हम देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। उसके बाद माइक्रो क्वेश्चंस क्या है उसमें वो हम देखते हैं और ईच एंड एवरी माइक्रो क्वेश्चन को हम आंसर करते हैं और उस आंसर को हम इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन इस तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं। उस स्ट्रक्चर में अगर आपको अपने आंसर्स को और एनहांस करना है तब आप उसमें रिपोर्ट्स, इंडिसेस, इनके थ्रू वैल्यू एडिशन करते हो, राइट। तो यहां पर पूछा गया डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ प्रारंभ स्पेस मिशन। तो प्रारंभ स्पेस मिशन के बेनिफिट्स पूछे गए हैं। ये रिसेंट जो हमारा चल रहा है इसरो के, और इसरो के साथ जो प्राइवेट सेक्टर का कोलैबोरेशन हो रहा है, उनके बीच इस कोलैबोरेशन का जो रिजल्ट है वो हम कह सकते हैं कि ये प्रारंभ मिशन है। तो इस प्रारंभ मिशन के बारे में पूछा गया है। ये है आपका इंपॉर्टेंट मिशंस एंड प्रोग्राम्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसरो। इसके जो इंपॉर्टेंट मिशन है, इसके कोलैबोरेशन में जो मिशन है उनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं और रीसेंट जो मिशन है उन पर क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो 60 वर्ड्स 4 मार्क्स की अगर ये क्वेश्चन आ गया, ये मैं बता दूं GS3 यूनिट 1 सब यूनिट 2 का टॉपिक है। इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो कैसे हम आंसर करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि डिस्क्राइब पूछा हुआ है और क्या पूछा है, बेनिफिट्स पूछा गया है प्रारंभ स्पेस मिशन का, ठीक है। तो हम मेन हाईलाइट करेंगे बेनिफिट्स को, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रारंभ स्पेस मिशन के बारे में लिखेंगे, फिर हम उसके बेनिफिट्स बताएंगे। तो 2 पार्ट से इस क्वेश्चन के, दोनों को हमको एड्रेस करना है। सबसे पहले हम बता रहे हैं कि प्रारंभ मिशन जो है इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च मिशन है और ये विक्रम एस, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट जो है उस के थ्रू सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा, राइट। तो प्रारंभ मिशन इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च मिशन है। ये चीज हमने बता दी, विक्रम एस के बारे में भी बता दिया। और ये विक्रम एस जो है स्काई रूट एरोस्पेस इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये हम बता रहे हैं। इसके साथ हमें पता होना चाहिए कि इस मिशन का सबसे मेन एम क्या है। एक तो प्राइवेट सेक्टर के साथ इसरो कोलैबोरेट कर रहा है, इसके अलावा क्या मेन एम है। रॉकेट विल बी लॉन्च्ड ऑन अ सब ऑर्बिटल मिशन नेम्ड एज प्रारंभ विथ 3 पेलोड्स, ठीक है। तो ये जो है सब ऑर्बिटल मिशन है और ये लॉन्च किया गया है विथ 3 पेलोड्स। तो सब ऑर्बिटल मिशन के बारे में आपको पता होगा, ये ऐसा मिशन होता है जहां पर ये हमारे जो सैटेलाइट्स है वो अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट में एंटर नहीं करते, यानी कि इतना हाइट तक नहीं जाते कि वो एक ऑर्बिट में एंटर कर जाए, बट वो एक स्पेसिफिक हाइट में जाते हैं जहां पर वो स्पेस को टच करते हुए फिर वापस आ जाते हैं, राइट। तो उसे सब ऑर्बिटल मिशन कहते हैं, यानी कि ऑर्बिट नहीं, सब ऑर्बिटल ऐसा मिशन। और इसमें 3 पेलोड्स हैं, आउट ऑफ देम 2 विल बी इंडियन कस्टमर्स। तो इंडियन कस्टमर्स के 2 सैटेलाइट है इसके साथ में, 1 विल बी फॉरेन कस्टमर। तो फॉरेन कस्टमर का एक जो है उसमें पेलोड सैटेलाइट है। स्पेस किड्स चेन्नई बेस्ड एरोस्पेस स्टार्टअप का जो है विल फ्लाई फनसैट नाम का एक सैटेलाइट स्पेस किड्स का है इसमें। और ये जो है डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया, US, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इन सभी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मिलकर ये बनाया, राइट। तो हमने डिटेल्स दे दिए क्या क्या उसमें पेलोड से, क्या सैटेलाइट से, किस तरीके का मिशन है और क्या इसका एम है। अब बेनिफिट्स बताते हैं मेनली जो पूछा गया है क्वेश्चन में। फॉलोइंग बेनिफिट्स है ग्रोथ ऑफ इंडिया प्राइवेट स्पेस सेक्टर। इंडिया के प्राइवेट स्पेस सेक्टर का ग्रोथ इसके थ्रू हो रहा है, जहां पर इसरो सबसे पहली बार एक ऐसे रॉकेट के थ्रू लॉन्च करने का काम कर रहा है जो कि एक्चुअली कंप्लीटली प्राइवेटली डेवलप किया गया है। तो वो चीज हम बताएंगे यहाँ पर।
इसके साथ कॉस्ट इफेक्टिव सैटेलाइट लॉन्च की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरफ हम ऑलरेडी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि एसएसएलवी को हम ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं। एसएसएलवी जो है इसरो का इनिशिएटिव था प्योरली, और इसमें हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन विक्रम एस के थ्रू हो रहा है। तो विक्रम एस जो है कंप्लीटली प्राइवेटली डेवलप्ड है, और ये ऑन डिमांड यानी कि जब भी डिमांड जब भी चाहिए, आप देख सकते हो 3 छोटे छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। तो इस तरह के ऑन डिमांड यानी कि जब चाहिए सैटेलाइट्स को लॉन्च करना उस समय आप लॉन्च कर सको, बहुत ही कम समय में कम लागत में इस तरीके के जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं थ्रू कॉस्ट इफेक्टिव सैटेलाइट लॉन्च। ओके, this will help these companies in advancing their mission and make space flight को affordable, reliable और regular बनाने के लिए ये किया जा रहा है। अभी अगर हम PSLV, GSLV की बात करें तो लगभग 2-3 महीने लग जाते हैं पूरा प्लानिंग के लिए, और पूरा का पूरा जो सेटअप है बहुत ही खर्चा होता है उसमें सैटेलाइट लॉन्च के लिए। तो ऑन डिमांड, ठीक है, जब भी चाहिए तब लॉन्च के लिए ये बेस्ट है। यूसेज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, तो एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज की जा रही है। 2018 में इसे सेटअप किया गया, सक्सेसफुली बिल्ट एंड टेस्टेड, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड। तो नॉट ओनली रॉकेट, स्काई रूट जो है वो क्रायोजेनिक हाइपरगोलिक लिक्विड यानी कि नए तरह के फ्यूल को भी टेस्ट कर रहा है। तो नए टेक्नोलॉजीज भी हम इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करके उनको हम प्रमोट कर रहे हैं, ये चीज हम बताएंगे, राइट। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए। दूसरा क्वेश्चन एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशंस, इस टॉपिक से है। अगेन GS3 यूनिट 1 सब यूनिट 2 का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है HAS 2020 के GS3 पेपर में। डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन सरफेस नेविगेशन, ठीक है, मेनली स्पेस टेक्नोलॉजी का सरफेस नेविगेशन में किस तरीके के एडवांटेजेस हैं वो हमको बताना है 60 वर्ड्स में 4 मार्क्स के लिए। तो इसका आंसर अगर हम देखें, सबसे पहले स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और सरफेस नेविगेशन से रिलेटेड हमें 1-2 लाइन लिखने होंगे। हम बता रहे हैं सैटेलाइट नेविगेशन सर्विस ये एक इमर्जिंग सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है कमर्शियल एंड स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। तो नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट के मदद से जो किया जाता है दैट इज सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, और ये इसके 2 इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। एक तो है कमर्शियली ये किस तरीके से हेल्प कर रहा है, यानी कि आप और मैं किस तरीके से इसे यूज करें, फॉर एग्जांपल जीपीएस का हम यूज करते हैं। और एक स्ट्रेटेजिक यानी कि मिलिट्री फोर्सेस हो गया, रॉ एजेंट्स हो गए, इनके द्वारा किस तरीके से ये यूज किया जा रहा है। तो 2 इसके मेन यूजेस होते हैं, उसमें हेल्प करता है। अब एडवांटेजेस स्पेस टेक्नोलॉजी के किस तरीके से सरफेस नेविगेशन में है वो हम बता रहे हैं। यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली हमें पता है कि बहुत ज्यादा एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है, उनको ही हम हाईलाइट कर रहे हैं इस तरीके के नेविगेशन में। मोबिलिटी प्रोवाइड करता है सबसे पहले, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बहुत ही आराम से हम जो है मूव कर सकते हैं। मूवमेंट के लिए गाइड करने का काम जो है ऊपर से एकदम सैटेलाइट के थ्रू आपको पता चलते रहता है। जीपीएस आप देखते हो, जो हमारा गूगल मैप्स है वो जब भी हम जाते हैं कहीं और फिर हम जो है रूट अगर भूल भी जाते हैं तो वो रीरूट करके बार बार आपको जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए क्या सही जो है डायरेक्शन होगा, और उसके साथ में सबसे कम टाइम में आप कौन से जो रोड के थ्रू पहुंच सकते हो, सारी चीजें बताता है। तो ये सब कुछ मोबिलिटी में हेल्प करता है। और यहाँ पर मिनिमाइज ट्रैफिक जाम्स को मिनिमाइज कर सकता है। हमें पता चलता है कि कौन से रोड पे ट्रैफिक जाम है, हम वहां से नहीं अल्टरनेट रूट से जाते हैं, तो ये मिनिमाइज कर रहा है। एयरक्राफ्ट रूट्स जो हैं उनको भी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी बहुत अच्छे तरीके से करने में ये हेल्प कर सकता है। सी एंड वाटर वेज के मूवमेंट को भी अच्छे से इसको जो है किया जा सकता है। अब इसके साथ एक तो नेविगेशन हो गया, मूवमेंट हो गया, मोबिलिटी हो गया, दूसरा ट्रैकिंग, यानी कि इट हेल्प्स इन ट्रैकिंग व्हीकल। जैसे कि कोई व्हीकल है और उसमें जो है जीपीएस सिस्टम है और वो आप ट्रैक कर सकते हो कि ये व्हीकल कहाँ जा रहा है। स्विगी का आप एग्जांपल ले लो, आप जो है जोमेटो का एग्जांपल ले लो, जिस तरीके से उसमें गाड़ी में जो है जीपीएस लगा रहता है, आपको पता होता है डिलीवरी पार्टनर जो है कब वो डिलीवर करने वाला है आपके खाने को। मार्केट एंड ई कॉमर्स जो एप्लीकेशन
लोकेशंस हैं उसमें भी हेल्प कर सकता है, किस तरीके से शिपमेंट आपका मूव कर रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन, लोकेशन बेस्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो जाती है वेबसाइट पर। सर्च एंड रेस्क्यू लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशंस में हेल्प करता है, जैसे कोई डिजास्टर हो गया तो सर्च एंड रेस्क्यू कहाँ कहाँ लोग हैं, वहां पर टेलीफोन लाइंस जो है वो कट चुके होंगे, तो सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन और सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन पर हम डिपेंडेंट रहते हैं। क्राइसिस एंड इमरजेंसी सिचुएशंस में ये हो सकता है, अलग अलग तरह के क्राइसिस सिचुएशंस हो गए, टेररिस्ट जो अटैक हो गया वो भी हो सकता है, तो इस तरीके के समय में भी हेल्प करते हैं ये सैटेलाइट नेविगेशन के टूल्स, जिससे हमें अलग अलग चीज़ों के लोकेशन पता चलते रहते हैं, और अगर किसी में ट्रैकिंग जो है वो है तो आराम से हम उसका लोकेशन पता लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी बार हेल्प करता है इस तरीके के सिचुएशंस में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ और उसके साथ में जो एनर्जी वाला हमारा टॉपिक है उसको हम देखेंगे। डिस्क्राइब द स्टेटस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ विंड एनर्जी इन इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, HS 2020 में पूछा गया। यहाँ पर देखिए डायरेक्टिव वर्ड क्या है, डिस्क्राइब, यानी कि आपको सीधा सीधा डिस्क्राइब करना है, बताना है। क्या बताना है, स्टेटस एज वेल एज कंट्रीब्यूशन ऑफ विंड एनर्जी। ठीक है, तो विंड एनर्जी के बारे में पहले बताएंगे, उसका स्टेटस एज वेल एज कंट्रीब्यूशन हम बताएंगे। ठीक है, ये चीजें हम कह सकते हैं इस में जो है 3 माइक्रो क्वेश्चन है। इंडियाज विंड एनर्जी सेक्टर इज लेड बाय इंडिजिनस विंड पावर इंडस्ट्री एंड हैज शोन कंसिस्टेंट प्रोग्रेस। ठीक है, इंडिया का जो विंड एनर्जी सेक्टर है उसके बारे में हम बता रहे हैं कि इसमें कंसिस्टेंट प्रोग्रेस देखा गया है। कई ऐसे लोकेशन है इंडिया में जहां पर बहुत ही बढ़िया विंड एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री हैज रिजल्टेड इन अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम, और फिर हम ये कह रहे हैं कि हम अराउंड 10,000 मेगावाट पर एनम इसको जो है विंड एनर्जी के थ्रू इतना एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। स्टेटस क्या है, विंड मॉनिटरिंग स्टेशंस यहाँ पर है। इंडियन गवर्नमेंट थ्रू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी हैज इंस्टॉल्ड ओवर 800 विंड मॉनिटरिंग स्टेशंस। ठीक है, इनको विंड मॉनिटर करके कौन से रीजन में आपको उस विंड से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी को आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ये चीज आप जो है उसका आकलन कर सकते हो। विंड एनर्जी पोटेंशियल का यहाँ पर पता चलता है, ग्रॉस विंड पावर पोटेंशियल जो कि 302 गीगावाट्स है। ये इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है इसी तरीके के विंड मॉनिटरिंग स्टेशंस के थ्रू वो पोटेंशियल जो है पता चलता है, और उस पोटेंशियल के बेसिस पर हम आगे किस तरीके से हमें विंड को एक्सट्रैक्ट करना है वो हम उस पर ध्यान देते हैं। राइट, इसके साथ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो 4th हाईएस्ट विंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया में है। राइट, और ये नंबर जो है अभी बढ़ गया होगा, तो जो लेटेस्ट डेटा है उसको आप यहाँ पर कोट कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन ऑफ विंड एनर्जी टू एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो ये मेन चीज था क्वेश्चन में जो पूछा गया था। स्टेटस तो हमने बता दिया विंड एनर्जी का क्या है, अब एनर्जी सिक्योरिटी में क्या कंट्रीब्यूशन है वो हम बता रहे हैं। इंडिजिनस कैपेसिटी ऑफ विंड एनर्जी को डेवलप करने के लिए हेल्प किया जा रहा है, और साथ में इंडिजिनसली हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, और पावर जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वो इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियली यूज किया जाएगा। इंडिया हैविंग गुड नंबर ऑफ विंडी स्टेट्स यहाँ पर है, हमारा इतना लॉन्ग कोस्ट लाइन है, तो एक पोटेंशियल हमारा 302 गीगावाट का है, उसे हम यूज करने का जो है काम हम कर सकते हैं, और इससे जो है इंडिजिनस कैपेबिलिटी हमारी बढ़ेगी। इंडियाज डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऑयल, गैस, कोल, इससे ये जो है कम होगा। राइट, ये हम कह सकते हैं कि हमारे ऑयल और जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं उसको कम करने में हेल्प किया जा सकता है। एनर्जी मिक्स को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो विंड एनर्जी एक तरीके का रिन्यूएबल एनर्जी है, और हमारे एनर्जी मिक्स को हमें डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। अभी लेटेस्ट हमने जो है इसी से रिलेटेड एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी दी है, कैसे हम कार्बन न्यूट्रल बनेंगे, और उसमें रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्लूड करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है, तो वो भी हम यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। उस लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के बारे में लिख सकते हैं। कार्बन न्यूट्रल बाय 2070 जो हमने COP 27 उसमें हम दे चुके हैं। राइट,
इसके साथ रिड्यूसिंग वाटर यूज, तो वाटर जो यूज किया जाता है, मोस्ट कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी रिक्वायर स्टीम, स्टीम की जरूरत होती है, तो वो विंड एनर्जी में जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो वाटर का यूसेज, स्टीम का जनरेशन, वो सब हम कम कर सकते हैं। सप्लीमेंट कन्वेंशनल सोर्सेस एंड दस रिड्यूस पोटेंशियल फ्लक्चुएशन, जो कन्वेंशनल सोर्सेस हैं उसमें फ्लक्चुएशंस जो होते हैं उसको कम किया जा सकता है विंड एनर्जी के सप्लीमेंटेशन के साथ। ऑल्दो पूरी तरीके से विंड पर हम डिपेंड नहीं कर सकते, सप्लीमेंट कर सकते, तो वो हम बता रहे हैं रियलिटी क्या है। अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव्स ऑफशोर विंड एनर्जी पर भी हम ध्यान दे सकते हैं, जहां पर हम समुद्र के अंदर, जो सी के अंदर है, वहां पर विंड फार्म्स को एस्टैब्लिश करके उससे भी विंड एनर्जी जो है हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने टारगेट रखा है 5 गीगावाट का 2022 तक का, और आगे 30 गीगावाट ऑफशोर सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करने का। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी तो है ही है, जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी एनवायरमेंट को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है, ये चीज हम जानते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का पोल्यूशन या वेस्टेज जो है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इसका बहुत ही कम होता है, राइट। ये चीज हम कहेंगे। एंड सो देयर इज ग्रेट स्कोप इन इंडिया, इस रिलेशन में वो हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर जो है पूछा गया है विथ रिस्पेक्ट टू विंड एनर्जी, तो न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट इन इंडिया, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्क्राइब द पोटेंशियल एंड लिमिटेशंस ऑफ न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट इन इंडिया। ओके, तो सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पर अगेन देखना है कि हमारा जो कीवर्ड है वो क्या है। तो यहाँ हमने देखा डिस्क्राइब है, और इसके साथ पोटेंशियल एंड लिमिटेशंस ऑफ न्यूक्लियर पावर। तो पहले न्यूक्लियर पावर के बारे में हम बताएंगे, पोटेंशियल बताएंगे, और फिर लिमिटेशंस बताएंगे जो कि न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट का है, राइट। तो ये 3 पार्ट्स हमें एड्रेस करने हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। एनर्जी जो एटम्स के न्यूक्लियस में से हम निकालते हैं, और ये 2 तरीके से न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के थ्रू निकाला जाता है। मेनली न्यूक्लियर फिजन को यूज किया जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन को यूज करने की जो टेक्नोलॉजी है वो अभी हम डेवलप कर रहे हैं। फिजन, जब न्यूक्लियाई ऑफ एटम स्प्लिट, ठीक है, फिजन यानी कि ब्रेक होना, तो न्यूक्लियाई ब्रेक होता है और फिर वो नए एटम्स, नए तरीके के एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज होते हैं टुगेदर। न्यूक्लियर एनर्जी हार्नेस्ड अराउंड द वर्ल्ड टुडे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इज थ्रू न्यूक्लियर फिजन। तो मेनली न्यूक्लियर फिजन के थ्रू ये एनर्जी हम जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज में है फ्यूजन का की अगर हम बात करें, तो दोनों के बारे में हमने एक्सप्लेन किया, और फिर बता रहे हैं कि फिजन जो है वो मेनली हम यूज करते हैं अभी। पोटेंशियल क्या है इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी का, तो ओनली डेवलपिंग नेशन टू हैव इंडिजिनसली डेवलप्ड, तो इंडिजिनसली हमने न्यूक्लियर जो पावर है उसको डेवलप करने की कोशिश की है। न्यूक्लियर ओर्स की अगर हम बात करें तो 78,000 टन्स ऑफ यूरेनियम मेटल एंड 5,18,000 टन्स ऑफ थोरियम मेटल। तो इंडिया में मेनली यूरेनियम जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, बट देन ये कुछ एरियाज में, कोस्टल रीजन्स में आपको जो है देखने को मिल जाएगा। वाइल थोरियम अवेलेबिलिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, बट थोरियम से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको जो है टेक्नोलॉजिकल यूसेज जो है वो ज़्यादा होती है, और उसके साथ में स्टेज जो हमारा रिक्वायर्ड है इस एक्सट्रैक्शन के लिए, वहाँ तक हम पूरी तरीके से पहुँच नहीं पाए हैं। ओके, तो यूरेनियम का यूसेज जो भी अवेलेबल है उसका हम करते हैं, साथ में भी इंपोर्ट यूरेनियम। ओके, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स के थ्रू ये होता है, और इसके साथ में डिप्लीटेड यूरेनियम एंड सेपरेटेड प्लूटोनियम, इनको हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में डालते हैं। तो अलग अलग स्टेजेस है। सबसे पहला स्टेज जो है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में यूरेनियम को, और उसमें से यूरेनियम जो है प्लूटोनियम में कन्वर्ट होता है, डिप्लीट हो जाता है, इनको हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जो है यूज करते हैं।
इस को आगे जाकर जो है इवेंचुअली बाय ट्रांजिशनिंग टू जनरेशन ऑफ थोरियम फ्यूल्ड ब्रीडर रिएक्टर्स, तो थोरियम को यूज करते हुए जो रिएक्टर न्यूक्लियर एनर्जी का यूसेज कर सके, न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सके, ऐसे रिएक्टर्स के लिए हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि उस टेक्नोलॉजी को हम डेवलप कर पाए, क्योंकि थोरियम की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है और ये धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, फार बियॉन्ड द एक्सटिंक्शन ऑफ इट्स कोल डिपॉजिट्स, तो हम ये कह सकते हैं कि कोल डिपॉजिट्स जब खत्म हो जाएंगे तब हम इस फ्यूल का यूज कर सकते हैं, तो वो यानी कि हम ट्रांजिशन कर सकते हैं टुवर्ड्स क्लीनर फ्यूल्स। और ये चीज अगेन हमारा जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है टुवर्ड्स कार्बन न्यूट्रल 2070 तक हम जो करेंगे, उस स्ट्रैटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियर एनर्जी को ट्रिपल, अभी जितना भी हो रहा है उसको ट्रिपल करने का इन 1 डेकेड, यानी कि 2032 तक हम जो भी न्यूक्लियर एनर्जी से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं उसको ट्रिपल करेंगे, ये चीज हम कह रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारे रिएक्टर्स के बारे में हम बताएंगे। तो हमने बता दिया अबाउट द स्टेटस और न्यूक्लियर पावर इंडिया में किस तरीके से। अब लिमिटेशंस बताएंगे क्यों हम पूरे तरीके से इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि लो अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल यूरेनियम अवेलेबल नहीं है। जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस जो है न्यूक्लियर फ्यूल के इंडिया में वो अलग अलग तरीके से, फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूल ऐसे कई सारे कंट्रीज, चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेता है, या फिर एक तरीके से हेगेमनी है इस पर, तो वो हम तक पहुंचने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। और न्यूक्लियर फ्यूल को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने से रिलेटेड जो इंटरनेशनल हमारे लॉज एंड रूल्स हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। तो उन सभी को मनोवर करते हुए हम न्यूक्लियर फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है जो हमारा जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टांस है, सिचुएशन है उस पर, क्योंकि इंडिया में यूरेनियम की अवेलेबिलिटी कम है। साथ में टेक्नोलॉजिकल लैग है, जहां पर हम थोरियम को यूज नहीं कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की जरूरत है, और ये काफी हाई कॉस्ट है। यानी कि हम सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी को यूज ही नहीं, उसके आसपास के एरिया को हमें जो है क्लियर करना होता है, न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करना, और फिर न्यूक्लियर अगर कोई डिजास्टर होता है उसको रोकने से रिलेटेड सारा सेटअप करना, सेफ्टी का ध्यान रखना, ये सब बहुत ही ज़्यादा खर्चा इसमें होता है, तो हाई कॉस्ट है। मोनोपोलाइजेशन ऑफ द सेक्टर, जहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी जो है ओनली इंडियन गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर ही इसको एक्सट्रैक्ट करेगी और प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राइट। तो वो एक तरीके का डर है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा जियोपॉलिटिकल और बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से उसे अलाउ नहीं किया गया है। ऑल्दो स्पेस में हमने अलाउ कर दिया, न्यूक्लियर में हमने अभी भी अलाउ नहीं किया है। डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट बहुत बड़ा इश्यू है। मेजर्स क्या लेने हैं? इंटरनेशनल कोऑपरेशन और भी ज़्यादा हमें करना होगा। ऑब्वियसली यूरेनियम चाहिए तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है, उसके तरफ हमें काम करना है। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना है कि इसकी सेफ्टी जो है बहुत अच्छे तरीके से होती है, और डिजास्टर जो है वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है, राइट। तो ये चीज़ हमें देखना होगा। लिमिटेड प्राइवेट पार्टिसिपेशन हमें अलाउ करना होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फर्दर करने का काम हमें करना है। फॉर एग्जांपल थोरियम से हम जनरेट कर पाए, ये चीज़ हमें ध्यान में देना है। और गवर्नमेंट प्रमोशन जो कि ऑलरेडी किया जा रहा है, यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया, जो लॉन्ग टर्म हमारी लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है टुवर्ड्स कार्बन न्यूट्रलिटी 2070, उसमें हम न्यूक्लियर कैपेसिटी को ट्रिपल करने की बात कर रहे हैं बाय 2032। वो सब हमने बताया, और फिर हम ये कह रहे हैं ऑब्वियसली न्यूक्लियर एनर्जी का पोटेंशियल बहुत हाई है, लिमिटेशंस को हमें जो है ओवरकम करना है थ्रू द मेजर्स। और इसके साथ हमारे ये 4 क्वेश्चंस की डिस्कशन कंप्लीट होती है। और मैं आपको याद दिला दूं, एचएएस का जो मेंस एग्जाम आप लिखने जा रहे हो, उसमें आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ गए हैं क्रैश कोर्स, जहां आपको कंप्लीट मटेरियल हिमाचल जी के जनरल स्टडीज का, साथ में मेंस टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन के साथ करंट अफेयर्स 420 मॉडल क्वेश्चन, जिसमें आपका पूरा ऑलमोस्ट पूरा जीएस 1 to 3 का सिलेबस कवर हो रहा है, और उसके क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको जो है पूरा का पूरा मिल जाएगा। वो अवेलेबल है लाइव डाउट सेशंस के साथ। तो ये पूरा क्रैश कोर्स आपको जो है 14,000 में मिल रहा था, बट देन आफ्टर डिस्काउंट 10,000 में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है।
इसके साथ अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, मेरे पास मटेरियल है मैं पढ़ लूँगा, तो आप जो है इस टेस्ट सीरीज को भी टेस्ट सीरीज का पार्ट बन सकते हो, जहाँ पर आपको मेंस टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन के साथ हिमाचल जीके का मटेरियल अभी भी आपको मिलेगा, करंट अफेयर्स 420 मॉडल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं मेन्स के, एचएस एज वेल एज यूपीएससी के, वो सॉल्व क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे लाइव डाउट सेशंस के साथ। तो ये आपको अवेलेबल हो रहा है 10,000 रुपीज़ के लिए, बट आफ्टर डिस्काउंट 6,000 में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। दोनों ही कोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप इस सेशन से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय हिंद।